अलग सा कुछ यूनिक सा हम लेकर आए। इसलिए मेरी भी कोशिश यही रहती है, अगर कभी भी मुझे प्रेजेंटेशन देनी पड़े, कि कोई ना कोई एक नया टॉपिक हम उसमें ऐड जरूर कर दें दोस्तों। और वही जो हमारे इसमें आज का सेशन देने वाले हैं, क्या आप उसका नाम जानना चाहेंगे दोस्तों? उनका नाम बहुत ही, जब आप नाम सुनेंगे तो आप खुद अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे। तो इससे तो अच्छा है कि पहले अपनी टीम में सबको मैसेज कर दीजिए, फोन कॉल कर दीजिए। अभी हमारे पास 8:01 हुआ है, सही 8:05 पर मैं अपने सर को बुलाना चाहूंगी, जो आज हमें प्रेजेंट करेंगे और अच्छी तरीके से हमें समझाएंगे। देखते हैं आज उनका क्या यूनिक टॉपिक रहा है, जिसके बारे में वो हमें बताना चाहेंगे दोस्तों। तो कॉपी पेन डायरी जो कुछ भी है आप लेके बैठिए। अगर कोई फील्ड में है तो मैं उनका भी वेलकम करती हूँ, उनका भी स्वागत करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कर लीजिए, अपनी तैयारी कीजिए और साथ में अपने टीम को सभी लोगों को बुलाइए दोस्तों। सभी लोगों को, जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं, उनके पास मैसेज कीजिए और उन्हें साथ में ये भी बोलिए कि जब आप आ ही रहे हैं तो अपनी कॉपी पेन डायरी जो भी है साथ लेके बैठिए। क्योंकि ये जो अपना रेजोनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है ना दोस्तों, जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन उसके बारे में हम हर रोज सुनते हैं। अच्छे अच्छे नए नए लीडर से सुनते हैं, 9 बजे वाली जो कमांडो मीटिंग होती है उसमें सुनते हैं, प्लान के बारे में सुनते हैं। लेकिन हमारे आज के जो लीडर हैं, हमारे आशीष राठौर जी, वो कुछ न्यू और कुछ यूनिक हमें जरूर बताएंगे दोस्तों, जरूर बताएंगे। इसलिए क्या पता कौन सी बात हमारे बिजनेस को बढ़ा दे, कौन सी बात हमारी जो सीख हमें लेते हैं, हम सीख को दिमाग में बिठा दे और हम अपने बिजनेस को खूब आगे बढ़ा सके। दोस्तों अगर मेरी आवाज डिस्टर्ब हो रही है या मेरी किसी को आवाज नहीं आ रही है तो एक बार हैंड रेज करके ये बताइएगा, क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है दोस्तों? यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हैंड डाउन कर लीजिए दोस्तों, पता लग गया मुझे कि मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। तो फ्रेंड्स 8:03 हुए हैं। आप सब लोग अगर सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं हमारे आशीष राठौर जी आज क्या बताने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आप तो सीख ही लेंगे। अगर आप मीटिंग में आए आप तो सीख ही लेंगे। लेकिन जो आपके नए साथी हैं, जिन्हें अभी तक मीटिंग अटेंड आपने नहीं करवाई है या किसी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें कॉल कीजिए। आप डेली आपको फर्ज बनता है अपनी टीम को कॉल कीजिए, पहले से ही मैसेज डाल दीजिए कि जूम स्टार्ट होने वाली है, आपको जूम ज्वाइन करनी ही करनी है। आज हमारे अच्छे ऐसे ग्रेट लीडर आने वाले हैं जो ये चीज बताएंगे, वो बताएंगे। आप अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, इससे आपको प्रोडक्ट की जानकारी अच्छी मिलेगी, जिससे कि आप किसी को भी देंगे तो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से बता सकते हैं दोस्तों। कई लोग क्या होते हैं कि ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन एक या दो मीटिंग अटेंड करने के बाद वो मीटिंग ही अटेंड नहीं करते हैं। तो उनके से अगर उनसे पूछा जाए कि भाई ये रेनेटस नोवा क्या है, क्या हमारी इस बीमारी फायदा करेगा, तो वो कुछ डिटेल में उसे कुछ भी नहीं बता पाते हैं। बस वो ये कहते हैं हाँ करेगा, बाकी मैं सीनियर से पूछ के बताता हूँ, देखता हूँ, करता हूँ। तो देखता करता हूँ मैं, तो हमारा जो प्रोस्पेक्टस होता है वो चला जाता है किसी दूसरे के पास। क्यों? उसको तो अपना ट्रीटमेंट अगर करवाना है तो यहाँ नहीं तो कहीं और से। अगर ये रेनेटस नोवा के बारे में आपने बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं बता पाए उसके बारे में तो किसी दूसरे लीडर से पूछेगा, नहीं तो वो किसी और कंपनी के व्यक्ति से पूछेगा। अदरवाइज अपने एलोपैथ में तो वो जाएगा ही जाएगा, वहां जाकर तो आपको पता ही है उसका शरीर और भी खराब होगा। और दोस्तों हमारी कंपनी की, हमारे प्रोडक्ट की बदनामी भी होती है। पता नहीं कैसे लीडर हैं जो कि उन्हें यही नहीं पता है कि इसके बारे में कौन सी बीमारी ठीक होती है, कौन सी ठीक नहीं होती है। तो ये तो सबको पता ही है कि बीमारियां तो सारी ठीक होती हैं, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो नहीं ठीक हो सकती है। बस जो जो नहीं ठीक हो सकती उसके बारे में हमारे लीडर्स पहले ही बता देते हैं, जो भी प्रेजेंटेशन देते हैं। तो दोस्तों 8:05 हो गए हैं। मैं ना ज्यादा देर करते हुए हमारे आशीष राठौर सर जी, जो कि आ चुके हैं मीटिंग में, उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी। और इनवाइट करने से पहले आपको पता है कि क्या रूल है और क्या कैसा हमें सम्मान देना होता है इतने यूनिक लीडर, इम्पोर्टेंट लीडर के लिए। मैं आप सबको अनम्यूट करती हूँ दोस्तों, और अनम्यूट होकर के आप अपने हैंड से वेलकम कीजिएगा। रॉकिंग रेनेटस स्टेज Rocking, rocking Renatas. Rocking, 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 rocking. rocking, Rocking, rocking Renatus, rocking. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने यह सम्मान दिया हमारे सर को। सर अगर आप अपने तरफ से अनम्यूट नहीं हो पाए तो हो जाइए, अगर यहाँ से मैं अनम्यूट नहीं कर जी पाई। मैम, मैं हो गया हूँ, मैं अनम्यूट हो गया हूँ।
थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर आपको कोऑर्डिनेटर्स। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैडम, और आपका भी वेलकम है, क्योंकि आपका वेलकम किसी ने किया नहीं, आप डायरेक्ट आ गए, इसलिए मैं आपका वेलकम कर देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छी आपकी होस्टिंग रही, बाकी हम लोग दिल्ली से हैं तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी आपकी होस्टिंग है और काफी आपने प्रशंसा कर दी। और ये फैक्ट है कि मैं जब भी आता हूँ तो मेरा ये मानना होता है कि कुछ नई चीज हो और जिससे कि आदमी सुने। अब वो बार बार एक ही वर्ड रिपीट करते हैं तो उसके पीछे कारण होता है कि इसीलिए हमारे साथी लोग नहीं आते हैं, क्योंकि बार बार एक ही चीज बताई जाती है। हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें नई होती हैं, लेकिन जो आदमी इंटरेस्टेड होता है वही उन चीजों को खोज पाता है, नई चीजों को। अगर मान के चलिए हमारे कोई भी जो लीडर्स हैं, अगर वो कंटिन्यू एक ही बात कहते हैं, प्लान और प्रेजेंटेशन बताते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, तो उसमें भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम याद करके या कंठस्थ करके उसे हम कहीं भी बताते हैं या कहीं किसी के सामने रखते हैं, तो हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और उसका विश्वास हम जीत सकते हैं सामने वाले का। और सारा का सारा गेम ये विश्वास जीतने का। जिस व्यक्ति का आपने विश्वास जीत लिया वो आपके साथ आ जाएगा, और जिस व्यक्ति का आप विश्वास नहीं जीत पाए या अपना विश्वास उसे नहीं दे पाए तो वो व्यक्ति आपके साथ आने में थोड़ा सा कोताही बरतेगा, थोड़ा सा समय लगाएगा। आशीष सर, मैं एक बार रोकना चाहूंगी आपको। आशीष सर। जी मैम बताइए। सर मैं एक बार रोकना चाहूंगी आपको और अपने साथियों से निवेदन करना चाहूंगी, जब तक प्रेजेंटेशन चल रही है तब तक प्लीज कोई भी हैंड रेज ना करे, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है प्रेजेंटेशन देने वाले को भी और सुनने वालों को भी। क्योंकि हम आपको अनम्यूट नहीं करेंगे अभी, बाद में आप कीजिएगा भी टाइम हुआ तो। और सर आपके पास अपने 40 से 50 मिनट का समय रहेगा, उसी में ही आपको प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना है। यस मैम। थैंक यू सर। यस मैम। वैसे मैं आपको बता दूं, जो हम बात कर रहे थे कि बार बार किसी भी चीज को यदि हम सीखते हैं तो आपको पता है कि अगर चाकू को आप किसी पत्थर पर बार बार रगड़ेंगे, रगड़ने वाली विधि एक ही होती है, लेकिन चाकू की धार तेज होती है। उसी प्रकार से जब आप प्रेजेंटेशन और प्लान बार बार सुनते हैं तो शब्द और जरिया एक ही चीज का होता है, लेकिन वो जो वर्ड होते हैं वो आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाते हैं, और जब आप बोलते हैं तब आप उसमें लाउडली बोलते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। आपको पता है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन सामने वाला करेगा तो उसका जवाब मेरे पास होगा, और इसके पीछे एक ही कारण होता है कि आप किसी भी चीज को बार बार सुनते हैं। तो इसलिए बार बार सुनना एक अच्छी आदत है, सुनना वैसे भी सीखने की प्रक्रिया में सबसे अच्छी आदत है। मैं आज प्लान के ऊपर तो कम जाऊंगा। मेरा मेन उद्देश्य है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को बताते हैं कि बीमारियां बनती कैसे हैं या बॉडी स्ट्रक्चर बना कैसे है, और उसमें हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी को नहीं पता होगा, लेकिन हम ज्यादातर लोग, अगर कोई व्यक्ति हमसे उन शब्दों के बारे में पूछ ले तो शायद हम बताने में जो थ्योरिकली है उसको शायद हम बताने में अटपटा जाएं। तो मैं प्रयास करूंगा कि उनके बारे में हम बताएं, तो जिससे कि कभी कभी ऐसा होता है जब हम बताते हैं किसी व्यक्ति को तो हमारे सामने उसी शब्द को लेकर या उसी क्रिया को लेकर के हमारे सामने जब कोई सवाल खड़ा होता है और हम नहीं बता पाते तो उस समय हम अपने सीनियर को कॉल करते हैं। तो सीनियर्स को कभी कॉल नहीं करना है, सीनियर्स से हमेशा कभी पूछना नहीं है, हमेशा सीनियर से सीखना है। पूछते जब है जब आपको इमरजेंसी होती है, सीखते आप जब है जब आपको कभी भी उससे मिलते हैं, बाद में भी है, लेकिन आप पूछते जब है जब आपको अर्जेंसी होती है, तब आके आप उसे कॉल करते हैं, सर मुझे ऐसा बताओ। तो पूछना नहीं है, सीनियर से हमेशा सीखना है। जब किसी को आप बता रहे होते हैं उसी से में पूछते हैं तो आप अपना विश्वास खो जाते हैं, और ये लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है। और आज की तारीख में ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी नेटवर्कर या कोई भी नया व्यक्ति आपके साथ में जब तक नहीं जुड़ेगा जब तक आपके अंदर लीडरशिप नहीं दिखेगी। और ये मैं बात हमेशा कई बार कह चुका हूँ और मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देती है कि यदि आप ताश के पत्तों में 4 इक्कों को ढूंढते हैं, वो इक्के आपको जब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप स्वयं इक्के नहीं बन जाते हैं, क्योंकि शेर हमेशा शेर के साथ में रहना पसंद करता है और शेर हमेशा शेरों को ही ढूंढता है। तो यदि आपको 4 इक्के नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब है कहीं न कहीं कि अभी हम स्वयं को अपने आप को इक्का नहीं बना पाए। तो सीखना बहुत अच्छी प्रक्रिया है, सारा जीवन आप सीखिए। लोग कहते हैं कि सीखिए इतना कि जैसे आपको सारी जिंदगी इसी धरती पर रहना है, और काम करिए ऐसे जैसे आपको अगले क्षण ही मर जाना है। तो ये दोनों जो वाक्य हैं बहुत अच्छे हैं। तो सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। जितना आप सीखेंगे उतना आपको लगेगा कि आप बहुत कम जानते हैं, और जो लोग कम जानते हैं वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा आता है। यही सीखने में और नहीं सीखने में बस यही अंतर होता है। इसलिए जितना ज्यादा आपको सीखेंगे, जितना डीप आप किसी भी विषय पर जाएंगे, उतना आपको लगेगा कि यार मुझे कुछ नहीं आता। तो मैं बहुत ज्यादा समय इन बातों पे नहीं लूंगा। हम जिस प्रकार से लोगों को कन्विंस करते हैं, जिस प्रकार से हम अपनी बात रखते हैं,
उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। हम हमेशा ये बात कहते हैं, किसी भी व्यक्ति या प्रोस्पेक्ट जब हमें मिलता है तो उससे हम एक बात कहते हैं कि आज की तारीख में देयर आर टू जो प्रॉब्लम्स हैं, आइदर आप कह सकते हैं इंडियन लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और एज फार एज आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, बेरोजगारी और बीमारी। बीमारी तो आजकल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा लोग भयभीत, और हमारा विषय भी ज्यादातर बीमार या स्वस्थ लोगों पर ही है। बाकी बेरोजगारी पे तो हमें समय मिलेगा तो हम बाद में जाएंगे। और इसको मैंने एक नया वर्ड सीखा है, मैंने कहा ना जब हम अपने अपलाइन से बात करते हैं तो कई चीजें सीखते हैं, तो हमने अपने गुरु से सीखा है कि जब हम बात किसी की आजकल नेटवर्किंग में जोड़ना, नेटवर्किंग करना, नेटवर्किंग ये बिजनेस है, नेटवर्किंग ये कैरियर, ये सब इतने पुराने हो चुके हैं, अगर किसी व्यक्ति के साथ में रखते हैं तो वो समझ जाता है कि जोड़ने वाला काम है और मुझे ये मूर्ख बनाने आया, हालांकि उसे पता नहीं होता। लेकिन अगर हम शब्दों का फेर कर देते हैं और किसी भी व्यक्ति को बताते हैं, समझदार व्यक्ति को बताते हैं, तो वो उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा कई ऐसे सारे व्यक्ति हैं जिनके जो रिटायरमेंट हो जाते हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, वो किसी न किसी मिशन के साथ में जुड़ना चाहते हैं। अगर इसको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अलावा यदि आप किसी को मिशन कह सकते हैं कि एक मिशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं जो हेल्थ और वेल्थ के ऊपर है, आज की बेरोजगारी पर है और आज के सर जो बीमार वातावरण बना हुआ है, उस एक मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं और हमें अच्छे अच्छे लोगों की जरूरत होती है। तो उस मिशन का नाम यदि हम किसी व्यक्ति को सामने बताते हैं, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने रखते हैं, किसी रिटायर व्यक्ति के सामने रखते हैं, वो पहले से चाहे कमा रहा हो पैसे, लेकिन जब वो मिशन का नाम सुनता है, या हमारी सर एक संस्था है जो इस लेवल पे काम करती है और हम चाहते हैं कि आप जैसे व्यक्ति हमारे साथ में आए, तो वो आपके साथ में आता है और काम करने के लिए तैयार हो जाता है, वो मिशन के साथ में जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे यदि आप उसे नेटवर्किंग के नाम से जोड़ना चाहते हैं तो उसे थोड़ी सी दिक्कत होती है और नहीं भी जुड़ना चाहता है, बोलता है मैंने सारी जिंदगी काम कर लिया, मैं काम कर नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर हम उसे मिशन बताएंगे कि सर हम सेहत पे काम करते हैं, बीमारियों का जो हमारे देश में हेल्थ कैसे बनी रहेगी, इंटरनेशनल लेवल पर हेल्थ कैसी बनी रहेगी, या उसके बाद हम बेरोजगारी कैसे खत्म कर सकते हैं, आज की तारीख में बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, तो एक ऐसा मिशन है, इसके साथ में आप जुड़ करके लोगों का भला कर सकते हैं। तो आपकी बात सुनेगा जरूर, वहां पे बीच में हम जोड़ने तोड़ने वाला शब्द अगर नहीं लाते हैं तो आपकी पूरी बात वो सुनता है। तो मिशन है हमारा हेल्थ है। अब हेल्थ को ज्यादातर लोग, यदि आप मतलब कि जो जानकार नहीं होगा, विशेष तौर पे नहीं जानता होगा, तो हेल्थ का मतलब उसे ये लगता है कि सिर्फ आप शारीरिक तौर से फिट हैं तो यू आर द हेल्दी मैन। लेकिन हेल्थ का विषय ये नहीं है। कोई भी चीज जब हम इथिक्स पर बताते हैं, जब हम किसी का सर्च करके बताते हैं, जब हम किसी को पढ़ करके सुन करके बताना और पढ़ करके सुनाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज्यादातर लोग सुन करके बताते हैं और मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि हम पढ़ करके बताएं, क्योंकि आज की परिस्थिति ऐसी, आज का पैरामीटर ऐसा है कि एक तरफ आप बता रहे होंगे, सामने वाला गूगल पे सर्च कर रहा होगा, आप थोड़े से भी लेफ्ट राइट होते हैं तो वो व्यक्ति वो समझ जाता है कि आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है, आप कहीं से सुन करके आए हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप सुन करके आए हैं और बात हमारे ऊपर आप थोप रहे हैं। तो हमारा ये मानना होता है कि कोई भी चीज आजकल बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड बताओ, सामने वाला गूगल पे सर्च कर ले, चाहे किताब पे सर्च कर ले, और आपके शब्द और गूगल पे लिखे हुए शब्द बिल्कुल सेम होंगे, तो आप उसका विश्वास जीतने में कामयाब होंगे और सामने वाला कहेगा कि इस व्यक्ति के साथ काम किया जा सकता है क्योंकि इसको अच्छा नॉलेज है। तो हेल्थ जो है, WHO हमारा जो सबसे वर्ल्ड लेवल की एक संस्था है जो हेल्थ को डिफाइन करता है कि हेल्थ का मतलब हमारी होनी कैसी चाहिए। तो हेल्थ का मतलब होता है कि आप मानसिक तौर से बिल्कुल फिट है। मानसिक तौर से का मतलब होता है आप सही दिशा में सोचते हैं, झगड़ालू टाइप के नहीं है, आप इरिटेट टाइप के नहीं है, गलत दिशा की ओर आप नहीं जाते हैं, गलत बात आप नहीं करते हैं, आपकी जुबान बहुत अच्छी है, आप हमेशा प्रोग्रेसिव सोचते हैं, हमेशा नेशनल के बारे में सोचते हैं, हमेशा समाज के बारे में सोचते हैं। तो इस प्रकार की यदि आप मानसिक तौर से सोचते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, तब आप मानसिक तौर से स्वस्थ कहलाते हैं। उसके बाद शारीरिक हम सब जानते हैं, यदि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है और बीमारियां मुक्त है, किसी भी प्रकार की हमारे शरीर में इवन कमजोरी तक नहीं है, तब हम अपने आप को शारीरिक फिट मान सकते हैं। और ये आज की तारीख में बहुत बड़ा विषय है। शारीरिक फिट और मानसिक स्थिति आज की तारीख में बहुत खतरनाक, मानसिक स्थिति जितनी ज्यादा खतरनाक है कि जंक फूड खा करके कोई भी आदमी, आप 2 मिनट बात कर लिया, थोड़ी सी बात हो जाए तो लड़ने झगड़ने के ऊपर तैयार हो जाते हैं। कल ही शाम की बात थी, मैं और मेरी मैडम कहीं पर प्लान दे करके आ रहे थे, कुछ लड़के यंगर थे, उन्होंने हॉर्न बजाया, हमें अंदर बैठे थे, हमने ध्यान नहीं दिया, शीशे लगे हुए थे और हमारे गाड़ी का शीशा खटखटाया उन्होंने और कुछ अपशब्द बोले। मैंने कहा दोस्त देखो, चाहे बच्चे, मैंने कहा आपकी गलती हो या मेरी गलती हो, मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ, मेरी भी गलती तब भी मैं मांगता हूँ, मेरी नहीं भी गलती है तब भी मैं माफी मांगता हूँ। ये जो एटीट्यूड है, ये जो व्यवहारिकता है, मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग से सीखा है, इस बिजनेस से सीखा है। तो इस प्रकार की भी आपकी मानसिकता है तो आप मान के चलते हैं
कि आप मानसिक तौर से बिल्कुल स्वस्थ हो। मुझे लगा था कि उलझने को तो आप कभी भी किसी से उलझ जाओ, लड़ाई के लिए कोई समय और तारीख तय नहीं होती, आप बाजार में जाकर किसी भी व्यक्ति से लड़ सकते हो। लेकिन जिस मिशन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ, अगर मैं किसी से उलझ जाता हूँ तो मेरा सारा का सारा सपना है जो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो मैंने देखे हैं, जो मैंने दिखाए हैं लोगों को। तो अगर आप मानसिक तौर से ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल फिट हैं। उसके बाद शारीरिक हो गया, सामाजिक तौर पे भी हमको फिट होना चाहिए। सामाजिक तौर का मतलब होता है कि समाज में आपकी पहचान हो, जहां कहीं पर आप जाएं तो आपको स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन मिले, स्पेशल आपको पहचान मिले, लोग आपको जाने, आपके नाम से जाने, आपके रुतबे से जाने, आपके पहनावे से जाने, आपके घर से जाने, आपके पते से जाने, मतलब जहां कहीं भी जाए तो आपको स्पेशली लोग जाने। ऐसा नहीं आप भीड़ का हिस्सा हो, आप स्टेज का हिस्सा जब बनते हैं तो आपकी सामाजिक स्थिति अच्छी होती है। WHO कहता है कि आप सामाजिक तौर से भी फिट हैं तो आप फिट हैं। उसके बाद में हमारी आर्थिक स्थिति आती है। आर्थिक स्थिति भी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमें खर्च करने के लिए सोचना ना पड़े कि आज मैं इतना पैसा खर्च कर देता हूँ, यार इस महीने खर्च कर देता हूँ तो अगले महीने में क्या करूंगा, या ये बड़ा काम आ रहा है जिसके लिए मेरे पास में पैसे आए कि होंगे कि नहीं होंगे। अगर आपके पास खर्च होने के लिए बिल्कुल भी खर्च करने के लिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है तो आप मान करके चलिए आप आर्थिक तौर से फिट है। ये WHO की परिभाषा है, WHO और लिखित में परिभाषा है। कोई भी व्यक्ति इसको अगर सर्च करना चाहता है तो गूगल पे जाकर सर्च कर सकता है। तो जब भी किसी व्यक्ति को आप स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं या कोई भी व्यक्ति आपको स्वास्थ्य के बारे में बताता है, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताता है, तो आप उससे ये बात कह सकते हैं कि नहीं सर, WHO सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करता है। WHO आपकी मानसिक स्थिति के बारे में बात भी करता है, आपके आर्थिक के बारे में करता है, सामाजिक के बारे में करता है, आपके शारीरिक के बारे में बात करता है। इन सब परिस्थितियों में यदि आप स्वस्थ रहते हैं तभी आप स्वस्थ कहलाते हैं। यदि ऐसी बात हम उसके सामने रखेंगे तो उसका विश्वास जीतने में हम सफल होंगे। तो हम इस प्रकार से अगर स्वस्थ रहते हैं, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे शरीर का जो फॉर्मुलेशन हुआ है, क्योंकि हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है। और प्रोडक्ट जब हम बात करते हैं, बीमारियों की बात करते हैं, तो हम ये उसे जरूर बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है सेल्स पे और सिस्टम पे काम करता है। तो हम ये भी बताते हैं कि हमारे जो जब हमारे साइंटिस्ट ने इसका सर्च किया है तो उन्होंने सबसे पहले ये जाना है कि बीमारी बनती कैसे, ये जाना है कि शरीर का निर्माण कैसे हुआ, किन किन परिस्थितियों में शरीर के अंदर बिगड़ाव आता है, कौन कौन सी चीजें खराब होती हैं जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हम एक बार शारीरिक फॉर्मुलेशन के बारे में जानते हैं कि हमारा शरीर बना कैसे है। तो इसके बारे में यदि आप पढ़े हुए तरीके से किसी को समझाएंगे तो उसको जरूर समझ में आएगा। तो शारीरिक के बारे में सबसे पहले हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है। एनर्जी आपको सभी को पता है, हमारे शारीरिक ताकत वो हमारी एनर्जी कहलाती है। एनर्जी के बाद में हमारे कंपोनेंट्स बनते हैं। हम किसी को बताते हैं कि हमारे जब अब कंपोनेंट्स के बारे में आप स्वयं विचार कर सकते हैं। अब जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि आपको कंपोनेंट्स के बारे में पता है कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति जिसको आप बता रहे हैं और वो ये कह देता है कि आप मुझे कंपोनेंट्स डिफाइन कर दीजिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपोनेंट, यदि आप उसको डिफाइन करने में सक्षम है तो सामने वाले का आप विश्वास जीत सकते हैं। और यदि आप कंपोनेंट्स डिफाइन करने में सक्षम नहीं है तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप रट्टा मार के आए हुए हैं, सिर्फ आपने रट्टा मारा हुआ है, आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं। तो कंपोनेंट्स क्या होता है, किसी भी चीज का एक्चुअली मिश्रण होता है। उसको आप हिंदी में अवयव भी कह सकते हैं, आप मौलिक संगठक भी कह सकते हैं, और अंग्रेजी में इसके आप इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं। आपने कंपोनेंट जो है आपको कंपोजिशन वर्ड से बना हुआ है। आपने कंपोनेंट्स वर्ड देखा भी होगा, कोई बोतल आप शीशी ले लीजिएगा जिसमें चाहे दवाई भरी हो, लिक्विड भरा हो, तो उसमें लिखे होते हैं कि दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस बोटल्स और ऑफ दिस लिक्विड, उसमें लिखे होते हैं। तो कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि उसके अंदर जो चीजें भरी हैं, जैसे पानी हो गया तो पानी का कंपोनेंट H2 हो जाता है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन को मिलकर के पानी मिलता है। तो जो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं, वे उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। तो आप उससे इस बारे में बता सकते हैं। उसके बाद में मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे। अब आपने ज्यादातर लोगों को मॉलिक्यूल कहते सुना होगा, मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल नहीं होता है, क्यों मॉलिक्यूल होता है, MOLECULE, मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी भी चीज का मेन तत्व, जैसे प्रोसेसिंग होने से पहले जब मेन तत्व बनता है उसको हम मॉलिक्यूल कहलाते हैं। जैसे कि आप हल्दी को देख लें, आप अपने घर में आपकी हल्दी होगी गांठ वाली, जिसको आप तोड़ेंगे तो उसके अंदर एक पीले रंग की डार्क येलो कलर की एक धारी होती है, वो उसका मॉलिक्यूल्स कहलाता है, जिसको हम कुरकुमिन कहते हैं। तो इसी प्रकार से हर एक चीज का अपना अपना मॉलिक्यूल्स होता है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है कि जो किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जो अपना केमिकल नेचर कभी चेंज नहीं करती, उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद में जब बायोलॉजिकल रिलेशन होता है मेल और फीमेल का, तब एक सेल का निर्माण होता है, सिंगल सेल का निर्माण होता है। अब यहाँ पर सिंगल सेल हम जब किसी व्यक्ति को कहते हैं
तो सामने वाला हमारे ऊपर एक क्वेश्चन कर सकता है कि हमारा जो सेल है ट्रिलियन सेल से बना, हमारी बॉडी जो है ट्रिलियन सेल से बनी हुई है। वैसे मैंने पढ़ा है 14 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन ट्रिलियन भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो आप ट्रिलियन भी कह सकते हैं, 14 लाख करोड़ भी कह सकते हैं, अप्रोक्स कह सकते हैं। तो अप्रोक्स में काफी चीजें जो है सम्मिलित हो जाती हैं। तब वो व्यक्ति आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि एक सिंगल सेल जब बना बायोलॉजिकल रिलेशन के बाद में, तो हाउ इट कन्वर्टेड इनटू ट्रिलियन सेल्स, वो ट्रिलियन सेल्स में कैसे कन्वर्ट हुआ। हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सामने से हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो सिंगल सेल बना वो ट्रिलियन सेल के अंदर 14 लाख करोड़ सेल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट हुआ। जिस प्रकार से हम लोग पिरामिड बनाते हैं, नेटवर्कर जैसे पिरामिड बनाता है, जहां पे बाइनरी सिस्टम का जो पिरामिड होता है कि सिंगल सेल, उसके बाद में वो सेल डबल सेल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जो 2 सेल होते हैं वो 4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, 4 वो 8 में कन्वर्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे ये कन्वर्सन चलता रहता है, और ये जब तक कन्वर्सन चलता है जब तक कि आप एडल्ट नहीं हो जाते। आपने देखा होगा एडल्ट होने के बाद में आपके शरीर की ग्रोथ रुक जाती है, और आपके जो सेल्स होते हैं स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो स्पेशल वर्क में लग जाते हैं, आपके शरीर के फंक्शनल सेल्स में, फंक्शनल क्रियाओं में लग जाते हैं। जो अब सेल्स का निर्माण जो है ग्रोथ में होना बंद हो जाता है। और आपको सेल्स के बारे में एक चीज और पता होनी चाहिए कि सेल्स है, एक सेल है जो कम से कम 50 से 60 बार एक नया सेल बना सकता है। और हर एक बॉडी में हमारे लगभग 200 प्रकार के सेल होते हैं, मैं आपको बता दूं। और कोई भी सेल एक दूसरे से मिलकर के नहीं आपस में चल सकता। एक दूसरे से जैसे सेल मिलेगा तो उनमें से एक सेल जो होगा, जो वहां छिटक के किसी दूसरी जगह गया होगा, वो ऑटोमेटिक वहां पर डिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो हमें इस सेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेल को हम लोग डॉटर सेल भी कहते हैं। जो हमारा सिंगल सेल होता है जो 1 से 2 सेल में कन्वर्ट होता है, 2 से 4 सेल में कन्वर्ट होता है, ये सेल हमारा डॉटर सेल भी कहलाता है। और सेल का जैसे हम सब जानते हैं, इसका जो फूड होता है वो न्यूट्रिशन होता है, और न्यूट्रिशन को खाने के बाद में, लेने के बाद में उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और एनर्जी हमारे शरीर की आपको पता जरूरत होती है। तो ये सेल का आपका डेफिनेशन हो गया। और कोई पूछ सकता है कि हमसे सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सेल जो है 200 प्रकार के सेल हमारी बॉडी में होते हैं, और हर एक अंग के अपने अलग अलग सेल होते हैं। वैसे जो मेन सेल्स होते हैं वो 3 से 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में हमारा टिश्यू बनता है। तो टिश्यू का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिक टिश्यू जो है वो आपके 4 प्रकार की होते हैं। नंबर 1 होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये लोगों को बाइंडिंग या सपोर्टिंग करने का काम करता है, जैसे कि हमारे हाथ पैरों को जोड़ के रखना, अब बाकी ऑर्गन्स को शरीर के साथ जोड़ के रखना। तो ये जो है, जो बाइंडिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो बाइंडिंग टिश्यू का काम करता है, ये हम किसी भी चीजों को जोड़ के रखने का काम करता है। उसके बाद में दूसरा होता है एपिथेलियल एक टिश्यू होता है, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद में होता है आपका नर्वस टिश्यू होते हैं। नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो ब्रेन स्पाइनल के अंदर ज्यादातर ये नर्वस टिश्यू पाए जाते हैं। इनका जो काम होता है वो एक दूसरे बॉडी में एक दूसरी जगह पे मैसेजेस को पहुंचाना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटी जो होता है, इनका काम होता है। उसके बाद में हमारे मसल टिश्यू बनते हैं। मस्कुलर टिश्यू बनने के बाद में ये जो होते हैं, ये बॉडी के अंदर स्केलेटल में होते हैं, स्मूथ भी होते हैं और कार्डियक भी होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। हड्डियों के अलग होते हैं टिश्यू, और स्मूथ अलग होते हैं, और कार्डियक जो हार्ट से रिलेटेड जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो अलग होते हैं। और मैंने इसमें एक चीज, उसके बाद में हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। मसल्स के बाद में हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। और हमने ज्यादातर देखा है, हम लोग बोलते हैं कि 79 प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन मैंने जब इसका सर्च किया है, नेट पे देखा, तो हम वहां पे बताया गया कि 79 होते हैं, लेकिन हम हड्डियों को और दांतों को अलग अलग करके बताते हैं, तो आपके 79 प्रकार के ऑर्गन्स हो जाते हैं। लेकिन हड्डी जो ऑर्गन है और आपके दांत हैं, वो दोनों एक ही टाइप के ऑर्गन होते हैं, इसलिए उसको साइंस में सिंगल ऑर्गन कहा गया है। अगर इसको हम सही तरीके से बोलते हैं तो ये 78 प्रकार के ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं। और 5 आपको पता है जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। वाइटल ऑर्गन हमारे हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स, लीवर होता है। वाइटल ऑर्गन के खत्म हो जाने के बाद में ही किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है। जब वाइटल ऑर्गन काम करना बंद कर देता है तभी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बाकी 78 ऑर्गन में से कोई 1-2 ऑर्गन निकल, जैसे हमारे दांत ही निकाल दिए गए, कहीं से हमारी पैर की हड्डी टूट गई, उसको निकाल दिया गया, वहां से रॉड लगा दिया गया, हमारी ये किडनी रिमूव कर दी गई, हमारा लीवर किडनी रिमूव कर दी जाती है,
तो भी हम काम करते रहते हैं। उसके बाद में आपकी पित्त की थैली निकाल दी जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर से रिमूव कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है। लेकिन यदि हम जो वाइटल ऑर्गन्स है उसमें किसी का रिमूवल हो जाता है या वो किसी कोई एक काम करना बंद कर देता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और आपको ये बात जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद भी 2 घंटे तक उसके ऑर्गन्स नहीं मरते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति जब अपने ऑर्गन्स को डोनेट करता है, ज्यादातर लोग आंखें डोनेट करते हैं, कई लोग ऐसे ऐसे होते हैं जो अपनी सारी बॉडी डोनेट कर देते हैं, तो 2 घंटे के अंदर आप उनके ऑर्गन्स को वहां से एक्सट्रैक्ट करके निकाल करके किसी बॉडी में प्लांट कर सकते हैं। तो 2 से 2.5 घंटे तक वो ऑर्गन आपके जीवित रहते हैं और किसी भी बॉडी में जाकर के वो काम करना शुरू कर देते हैं। और मरने के बाद भी एक बहुत अच्छी चीज मैंने आज पढ़ी है कि कोई भी व्यक्ति मरने के बाद भी उसका शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा, उसका शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, फिर भी वो व्यक्ति आपकी बात मरने की बात बताया जाता है कि आपकी बात सुन सकता है, लेकिन वो उसमें काम नहीं कर रहा होता है। सुनने वाली जो प्रक्रिया है शरीर की वो सबसे लास्ट में मरती है। तो ये जानकर के आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा। उसके बाद में हमारे बॉडी में 12 सिस्टम्स बनते हैं। सिस्टम आपने कई बार पढ़े होंगे, ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में हमारी बॉडी बनती है जो कि हम आप देख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा सेल्स पे काम करता है और सिस्टम पे काम करता है। आप किसी भी व्यक्ति को जब प्रोडक्ट देते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि आपका प्रोडक्ट हमारी बॉडी पे काम कैसे करता है, तो उसे आप बता सकते हैं कि हमारी बॉडी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल है, जहां से प्रोसेस होकर के हमारे सारा शरीर बना हुआ है या पूरी बॉडी हमारी सेल से बनी हुई है। ये पुराने सेल्स को बॉडी से बाहर निकाल देता है, नए सेल्स को जनरेट करता है और हमारी बॉडी में जो सिस्टम्स होते हैं जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट की देखभाल करते हैं, उन सिस्टम्स को रिपेयर करता है, उन सिस्टम को दुरुस्त रखता है, जिससे हमारी बॉडी ठीक तरीके से काम करती है। अब एक चीज हमने और पढ़ी है, अब बॉडी के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हमारी बॉडी में वाटर है। अच्छा, वाटर के बारे में मैंने पढ़ा है, हम लोग ज्यादातर बताते हैं कि 72% बॉडी वाटर हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली हमारी बॉडी वेट का जो वाटर है, एज पर आप गूगल देखते हैं तो 60% आपके शरीर के अंदर वाटर की जरूरत होती है आपके बॉडी वेट के हिसाब से। लेकिन हम लोगों ने कहीं से 72% लाया, तो लेकिन 60 से आप 70% तक इस बात को कह सकते हैं। 72% हालांकि मुझे कहीं मिला नहीं है। तो ये आपके बॉडी वेट का जो है 60% तक आपकी बॉडी वेट का वाटर आपके शरीर में होता है। और ये भी बात किसने लिखी है, एक जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का एक जर्नल छपा। आप ये बात जान करके आपको हैरानी होगी कि किसी भी बात को सत्य साबित करने के लिए बायोलॉजिकल में, मेडिसिनल में, ये शरीर से संबंधित में इंटरनेशनल लेवल के जर्नल छपते हैं। बायोलॉजी पे जर्नल जब छपते हैं वो बड़े रिसर्च होने के बाद छपते हैं। उनकी बात को आप कहीं पर भी कोड, लीगल तरीके से भी आप कोड कर सकते हैं। तो 60% पानी जो आपके शरीर में बताया गया है वो एक H.H. माइकल थे, उनका जर्नल छपा था बायोलॉजिकल में, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में। तो उसके अंदर ये बात कही गई थी कि आपके शरीर को 60% आपके बॉडी वेट के पानी की जरूरत होती है। अब बॉडी वेट पानी की शरीर को तो 60% होती है, लेकिन जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको अपनी अलग अलग जरूरत होती है। जैसे कि आपके हार्ट है और आपका ब्रेन है, उसको 73% पानी की जरूरत होती है। आपके फेफड़ों को 83% पानी की जरूरत होती है। आपकी स्किन को 64% पानी की जरूरत होती है। आपकी मसल्स और किडनी को 79% पानी की जरूरत होती है। आपकी बोन्स को 31% पानी की जरूरत होती है आपके बॉडी वेट के। उसके बाद में आपके ब्लड को 90% पानी की जरूरत होती है। अब ये इतना पानी हमारे शरीर में, अब प्रश्न आता है कि इतने पानी की हमारे शरीर में जरूरत क्या होती है। तो आपके शरीर में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, हमारा जो बॉडी में टेम्परेचर होता है, जो हीट होती है, उसको मेंटेन करने के लिए भी पानी की जरूरत होती है। दूसरा, हमारी बॉडी में मॉइस्चर बना रहे, आपकी आंखों में मॉइस्चर बना रहे, आपके नाक में मॉइस्चर। आपने देखा होगा कभी कभी जब सैड न्यूज सुनते हैं हम, या कोई ऐसा नाटक देख रहे होते हैं, पिक्चर देख रहे होते हैं, या कोई इमेज देख रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमारे नाक में पानी आता है और हमारी आंखों में पानी आ जाता है। तो ये, या जब हम मेहनत कर रहे होते हैं हमारे शरीर में पानी पसीना आ जाता है। तो इसलिए हमारे शरीर को पानी की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आपका शरीर ड्राई ना हो जाए और डिहाइड्रेशन के आप शिकार ना हो जाए। और हमारे सेल्स को भी पानी की बहुत ज्यादा 95% पानी जो हमारे बॉडी के सेल्स को जरूरत पड़ती है। उसके बाद में आता है फूड। पानी के बाद में आता है फूड, जो कि हमारे शरीर को 12% जरूरत पड़ती है। लेकिन जो आदमी खाने के लिए जी रहा होता है वो तो आपका 100% खाना खाता है, 72-80% खाना खा लेता है।
और जो व्यक्ति जीने के लिए खा रहा होता है वो 12% फूड खाता है। तो इस बात को आप किसी व्यक्ति के सामने डिफाइन कर सकते हैं। और मैंने एक बात देखी है कि ज्यादा खाने वाला व्यक्ति ज्यादा दिन नहीं चलता है और कम खाने वाला व्यक्ति बहुत लंबे समय तक चलता है। आपने ये बात अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्व भी की होगी, जो व्यक्ति ज्यादा खाना खाता है तो वो ज्यादा बीमार रहता है और जो व्यक्ति कम खाना खाता है वो कम बीमार रहता है। आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाना चाहिए। खाने की कैपेसिटी पे आपका न्यूट्रिशन डिपेंड नहीं करता है, ये आपके खाने की शुद्धता पे और क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपके खाने में कितना न्यूट्रिशन जा रहा है। और किसी भी व्यक्ति को आप खाना नहीं देते हैं तो 21 दिन से लेकर के 2 महीने तक वो व्यक्ति जिंदा रह सकता है और किसी व्यक्ति को आप ज्यादा खाना खिला करके 24 घंटे के अंदर से मार सकते हैं। इसलिए खाना हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जीवित रहने के लिए मिनिमम खाना हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कम खाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं या उसको स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं तो उसको सबसे पहले आप कहिए कि आप खाना जो है वो अपना लिमिटेशन कम कर दीजिए। यदि आप 4 रोटी खाते 3 खा लीजिए, जहाँ पे 3 खाते हैं वहां पे 2 खा लीजिए, पानी का सेवन अधिक कर लीजिए, तो वो व्यक्ति की जो कोई भी बीमारी होगी तो उसमें ठीक बहुत जल्दी वो ठीक हो, क्योंकि ऑर्गन को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा और ऑर्गन हमारे बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो ये बात हम किसी के सामने भी रख सकते हैं। अब कॉज ऑफ डिजीज आता है कि कैसे हमारे शरीर के अंदर बीमारियां बनती हैं। मैं एक चीज आपको बता दूं, सेल्स के बारे में पढ़ रहा था। सेल्स की मृत्यु 2 ही कारणों से होती है, या तो उसके पास में ब्लड ना पहुंचे या उसके पास में टॉक्सिन इकट्ठा हो जाए, और सेल्स और किसी कारण से सेल नहीं मरता है। और आज की तारीख में आप देख रहे हो ज्यादा बीमारियों का जो कारण है उसका एक ही कारण है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन का जो एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। अब मैंने कई लोगों से ये पूछा भी है, हमारे जब सेमिनार होता है कि एक्यूमुलेशन क्या है, एक्यूमुलेशन क्या किसे कहते हैं, तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो उसे नहीं बता पाते हैं। आप एक्यूमुलेशन का मतलब समझ सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन का इकट्ठा हो जाना, एक्यूमुलेट हो जाना, एकत्रित हो जाना को एक्यूमुलेशन हम कहते हैं। तो टॉक्सिन एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में होता है तो सबसे पहले उससे हमारा सेल डेड होता है। और आपको पता है हमारी बॉडी सेल से बनी, जब सेल डेड होगा तो बीमारियां होंगी और बीमारी होंगी तो हमारी बॉडी भी डैमेज हो जाएगी। इसलिए टॉक्सिन हमारे बॉडी से बाहर अवश्य निकलने चाहिए। दूसरा न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, हमारे सेल्स का जो हमारे सेल है बॉडी का उसका मेन भोजन न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करने के बाद में वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है और एनर्जी हमारे शरीर की जरूरत है। और आजकल जो हम आप खाना खा रहे हैं, हम किसी व्यक्ति को जब प्लान उसको जब बीमारियों के बारे में बताते हैं, प्लान के बारे में बताते हैं, इस पर बता सकते हैं कि आजकल जो हम खाना खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत कम है, या वो केमिकलाइज इतने ज्यादा होते हैं कि उसमें न्यूट्रिशन होने के बावजूद वो केमिकल से खत्म कर देता है। तो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी जब हम हो जाती है तो हम बीमार होने के हमारे चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस सबसे ज्यादा, अगर इन दोनों परिस्थितियों में आपके पास में ये दोनों परिस्थितियां ऊपर वाली बात आती है टॉक्सिन और न्यूट्रिशन की, तो हो सकता है शायद आप कम बीमार पड़े। लेकिन यदि आपको स्ट्रेस हो जाता है, यदि आपको चिंता हो जाती है, तो आपको बीमार होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रेस हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा घातक है। स्ट्रेस होने से क्या होता है, हमारे बॉडी का जो है रिस्पॉन्स है वो खत्म हो जाता है, मेंटल रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है, फिजिकल हमारा कुछ काम इमोशनली हम लोग बिल्कुल डेड पड़ जाते हैं। इसलिए स्ट्रेस और हमारे अंदर जो केमिकल चेंजेस आने लगते हैं, हमारी बॉडी में कुछ केमिकल परिवर्तन आने लगते हैं जिससे कि हम बीमार पड़ जाते हैं। और मैंने एक बहुत अच्छे गुरु एक सर आप म्यूट हो गए हैं। नहीं मैम, ओपन है, 2 बार म्यूट हो चुके हैं, आप ध्यान रखिए सर। जो एक्चुअली क्या होता है, रिंग आ रहा था किसी का तो मैं से काट दे रहा था, 1 सेकंड में काट दिया मैंने, इसीलिए अनम्यूट हो रहा था बार बार। वो कोई मित्र थे कुछ बात करना चाह रहे होंगे, हालांकि वो नेटवर्कर ही हैं दूसरी कंपनी से। तो स्ट्रेस इसलिए है कि स्ट्रेस को 2 ही परिस्थिति में, अब आप किसी को बता भी सकते हैं कि स्ट्रेस से हम कैसे बीमार पड़ते हैं। कोई आदमी, ये बहुत बड़ा आज की तारीख में विषय चल रहा है कि इस डॉक्टर के पास जाओ, बोलता है मुझे सर शुगर हो गई है, तो बोलता है आप मीठा खाते हो, बोला मीठा नहीं खाता हूँ। तो आप बाहर का खाना खाते हो जी, बाहर का भी नहीं खाता हूँ। तो आप रिफाइंड, चीनी, नमक ये खाते हो जी, मैं ये भी नहीं खाता हूँ। और तो आप योगा नहीं करते जी, मैं योगा करता हूँ। आप एक्सरसाइज नहीं करते तो मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। फिर आदमी क्यों बीमार पड़ गया? अब यहाँ पर वो जब आप किसी व्यक्ति के सामने सारे क्वेश्चन रखेंगे फिर भी वो बोलेगा कि नहीं मैं सब कुछ करता हूँ जो आप बोल रहे हैं, उसके बाद भी मैं बीमार हूँ, तो उसके पीछे आप बोल सकते हैं कि सर आपको कहीं ना कहीं टेंशन है। बगैर टेंशन के आप आदमी बीमार नहीं हो सकता। ऊपर वाले परिस्थितियों में कम बीमार हो, लेकिन स्ट्रेस होने पर आप कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार हो जाता है।
तो स्ट्रेस को हम दो ही परिस्थिति में, उनकी बात सुन रहा था कि स्ट्रेस को हम दो ही परिस्थिति में खत्म कर सकते हैं। पहला तो इससे ये मान लीजिए जो जिस कारण से आपको चिंता हुई है उस काम को खत्म कर लीजिए, उस काम को कंप्लीट कर लीजिए। किसी भी तरीके से होता है, हाथ जोड़ के होता है, पैसे दे के होता है, जुगाड़ से होता है, मेहनत से होता है, उस चिंता को खत्म कर लीजिए, उस काम को खत्म कर लीजिए। और आपसे बियॉन्ड है, आप उस काम को खत्म नहीं कर सकते, आप उस काम को आप उस लेवल नहीं है, अब ये आपके हाथ से निकल चुका है, पब्लिक में पहुंच गया है, तब आप उसे भगवान की मर्जी या गुरु की मर्जी या जिसको भी आप समझते हैं उसकी मर्जी सोच करके आप छोड़ दीजिए। तभी आप इस चिंता वाली इस स्ट्रेस से बच सकते हैं, चिंता से बच सकते हैं। नहीं तो अगर आप कंटिन्यू कोई भी व्यक्ति स्ट्रेस रखता है तो चिंता से चिंता की ओर जाने में से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से भी हम लोगों को बता सकते हैं। और आपका स्ट्रेस होने के बाद में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी जो हार्ट रेट है वो आपकी ऊपर नीचे हो जाती है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, आपको गुस्सा आने लगता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं आपकी, आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं छोटी छोटी बातों में। तो इन सब से भी आप बहुत ज्यादा बीमार होने लगते हैं। इसलिए स्ट्रेस से हमें बचना चाहिए। और उसके बाद में आता है रेडिएशन। मैं रेडिएशन के बारे में पढ़ रहा था, ये भी बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इसका एक लेवल है। मोबाइल से हमें उतना रेडिएशन डेंजर नहीं है क्योंकि मोबाइल हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका एक लेवल है 5000 मिलीरियम्स, इसको कहते हैं मिलीरियम्स कहते हैं। 5000 मिलीरियम्स जहां पर भी इस रेंज का आपको ये मिलता है, क्या बोलते हैं, रेडिएशन मिलता है, वो जाकर के आपके बॉडी को डैमेज करता है, आपके सेल्स को डैमेज करता है। सेल्स को डैमेज तो करता ही, साथ साथ में एक चीज में बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने आज पढ़ी है, ये आपके डीएनए को डैमेज कर देता है। देखिए डीएनए यदि हमारा डैमेज हो जाता है तो समझ लीजिए हमारा सब कुछ खत्म होता है, हमारी पहचान ही खत्म हो जाती है। इसे रेडिएशन को तो मैंने जब ये नहीं पढ़ा था तो मुझे लग रहा था कि ठीक है नॉर्मल चल रहा होगा रेडिएशन, लेकिन रेडिएशन आपके डीएनए को डैमेज कर देता है। डीएनए हमारा डैमेज हो जाता है तो समझ लीजिए हमारी पहचान ही खत्म हो जाती है। हमारे सेंसर्स जो हमारी बॉडी में होते हैं वो डीएनए हमारे सेंसर्स का काम करता है, वो चीजें भी हमारे शरीर से खत्म हो जाती धीरे धीरे। तो इसलिए हमको रेडिएशन से ज्यादा से ज्यादा बचने का प्रयास करना चाहिए। और इसके साथ में ज्यादा हम इसका मोबाइल का इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं, रेयर केस है, इसका एग्जाम्पलरी नहीं है कि हो ही जाता है, लेकिन रेयर केस में हम इसमें हमको ब्रेन ट्यूमर होने के या अदर दूसरे ट्यूमर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अधिक मोबाइल के इस्तेमाल करने से। तो हम जहां भी जाते हैं तो हमें ये बात पता कर लेनी चाहिए कि हम जो यहाँ पर जो रेडिएशन है उसका जो उसका कितना मिलीरेंज है। अगर वो 5000 से ऊपर एक्सट्रीम है तो हम जहाँ पे हमें बचना चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड का ट्रीटमेंट है कि मेथड को किस तरीके से पता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। पहला तो फार्मास्यूटिकल्स आता है, हम सभी जानते हैं, और ज्यादातर हम जब बीमार क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं तो हमें फार्मास्यूटिकल से कभी एलर्जी नहीं होनी चाहिए। बताते समय हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि यार फार्मास्यूटिकल उतना अच्छा नहीं है, इसने लोगों को मार दिया। क्योंकि जिस प्रोफेशन से आप बात कर रहे होते हैं, जिस डॉक्टर से आप बात कर रहे होते हैं, तो वो हर्ट होता है और आपके साथ कभी भी नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने इस प्रकार की गलतियां की हुई हैं, तो कभी भी वो व्यक्ति आपके साथ में नहीं आएगा। कभी भी किसी व्यक्ति को बताते हैं तो उसके प्रोफेशन की हमेशा प्रशंसा करें, चाहे आप उसे लाइक करते हो चाहे ना करते हो। जब आप उसकी प्रशंसा करेंगे तो आपके साथ जुड़ने का वो जरूर प्रयास करेगा। तो फार्मास्यूटिकल्स बहुत है और सारी दुनिया से आज की तारीख में बीमार भी करिए, बचा भी। देखिए तत्काल वाले लोगों को बचाया है, लॉन्ग टर्म वाले लोगों से बीमार किया है। तो उसे हम कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल तत्काल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हम लॉन्ग टर्म में करते हैं तो हमें बीमारी होने के, इसके साइड इफेक्ट होने के चांस हो जाते हैं। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स में एक चीज जानने वाली है, दो प्रकार हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, न्यूट्रिशन पे काम कर रही है। हमारा आपका प्रोडक्ट, सिर्फ हमारा आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो न्यूट्रास्यूटिकल्स पे काम कर रहा है। और न्यूट्रिशन और न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी मैंने आज बहुत बड़ा एक डिफरेंस देखा है। न्यूट्रिशन है कहीं से भी लिया जा सकता है, न्यूट्रिशन को पायरेटेड भी किया जा सकता है, अदर सोर्सेज से भी न्यूट्रिशन को लिया जा सकता है। लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट सिर्फ फूड और फ्रूट से बन सकते हैं और किसी से नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ा अंतर, आप कहीं पे भी जाकर इस बात को डिफाइन कर सकते हैं। बोलते हैं कि आप न्यूट्रिशन बेच रहे हैं, तो न्यूट्रिशन का मतलब है कि आप उसे फूड से तो ले सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आप न्यूट्रास्यूटिकल्स को अदर फूड से नहीं ले सकते। इसको फ्रूट से लेंगे, खाने वाली चीजों से ही एक्सेप्ट करके आप न्यूट्रास्यूटिकल्स के कैप्सूल बना सकते हैं। न्यूट्रिशन को आप बाहर की दूसरे चीजों से भी बना, जिसको फाइटोन्यूट्री, और हमारे जो हमारा जो न्यूट्रास्यूटिकल्स है इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स, क्योंकि फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमेशा उन पदार्थों में पाए जाते हैं जो डार्क कलर के फ्रूट्स होते हैं। और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो इसमें पाया गया है कि ज्यादातर बीमारी पे काम करते हैं, व्यक्ति को स्वस्थ
अच्छा, न्यूट्रिशन के भी अपने अलग काम होते हैं। तो जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमेशा बीमारी को खत्म करने के, बीमारी को ठीक करने पे काम करते हैं। और ये सब के सब जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं जो डार्क कलर के फ्रूट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो रिनेटस नोवा है उसके अंदर ज्यादातर जो फ्रूट्स हैं वो सब डार्क रंग के हैं। तो ये बात को हम बाहर जाकर के डिफाइन कर सकते हैं। और जो फूड और जो न्यूट्रिशन होता है वो फूड आइसोलेटेड फूड से बनाया जाता है, या जो सब्सटेंस फूड होते हैं उनसे इसको बनाया जा सकता है। डायरेक्ट फूड या फ्रूट से उसको नहीं बना सकते हैं, लेकिन बनाया नहीं जाता है। अब इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ क्या है, इस प्रकार से हम अगर किसी को बताते हैं तो हम उसका विश्वास जीतने में कामयाब होते हैं। और उससे मालूम होगा कि बंदे को इथिक्स के ऊपर नॉलेज है, इसको जो नॉलेज है वो करेक्ट नॉलेज है, ये सुनी हुई बात नहीं कह रहा है, ये पढ़ी हुई बात कह रहा है। उसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ क्या है। तो आहार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए, आहार और आयुर्वेदा। अच्छा, आयुर्वेद और आहार को यहाँ हमने अलग अलग लिखा हुआ है, जबकि आहार और आयुर्वेदा दोनों एक ही चीज है। आज से आप 20-30 साल पहले चले जाते हैं तो आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं बनती थी। जो हमारे घर में या जंगलों में चीजें पाई जाती थी उसी से लोगों का ट्रीटमेंट होता था, वही चीजें हमारे किचन में पाई जाती थी, वही हम लोग खाने के इस्तेमाल में करते थे। लेकिन उनकी बुद्धिजीव हमेशा व्यवसाय के तौर पर सोचते हैं, बिजनेस के तौर पर सोचते हैं। उन्होंने इतना प्रचार कर दिया, खाने की चीजें आयुर्वेद से अलग कर दी और आयुर्वेद की चीजों को आयुर्वेद दवाइयों में कन्वर्ट कर दिया। आप बीमार हो सकते हो तो आयुर्वेद दवाइयां खा लो या आप फार्मास्यूटिकल्स खा लो, 2 प्रकार की उन्होंने दवाइयां बना दी। तो जो खाना है वो भी हमारा आहार, वो भी हमारा आयुर्वेद है। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा यदि आयुर्वेद पे डिपेंड रहेंगे या जो हमारी नेचुरल चीजें उसको हम खाएंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे, हमारी सेहत अच्छी रहेगी। दूसरी एक्सरसाइज और योगा। एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट, सारा कुछ यदि आप ऊपर का हिस्सा सारा कुछ भूल जाते हैं और हम कुछ खाने पीने में भी यदि गलत करते हैं, मान के चलिए कभी हमने बाहर जाके जंक फूड खा लिए, हफ्ते में 2 बार खा लिए, हमने मांस मछली खा लिया, ऐसा फूड हमने खा लिया, मैदा खा लिया जो हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यदि आप एक्सरसाइज प्रॉपर 1 से 2 घंटा 2.5 घंटा अपने शरीर को देते हैं तो आप मान करके चलिए आप कैसा भी पत्थर खा लीजिए, पचा करके आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। बहुत अच्छा हमारे बॉडी में सिस्टम बना हुआ। इस बात को मैं फील करता हूँ। मैं खाने में कभी कोताही नहीं बरतता। मैं खाने के अंदर कभी भी ये नहीं कि ये मत खाओ तो वो नहीं मत खाओ, ऐसा मत खाओ वैसा मत खाओ। और भगवान की कृपा है जो भी है, मैं आज तक बिल्कुल फिट हूँ। मैं कभी मेडिकल चेकअप भी नहीं कराता। ये मैंने ये बात फौज के अंदर देखी, हमें जो जिस प्रकार का खाना मिलता है वहां पे, तो लेकिन मेहनत इतनी करी जाती है, इतनी मेहनत नहीं कराई जाती कि उसी खाने में से हम लोग न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमारी बॉडी कर लेती है। और आप देखा होगा आपने, फौजी आदमी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त होता है। तो एक्सरसाइज हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस किसी व्यक्ति को हम रेनेटस नोवा देते हैं उसे ये बात अवश्य बताएं कि यदि आप थोड़ी बहुत ही एक्सरसाइज कर लेते हैं, यदि आप चारपाई पे नहीं मूव कर सकते, चारपाई पे बैठ के 2-4 उठ बैठ पा लेते हैं, लेट जाते हैं, इधर करवट लेते हैं, उधर करवट लेते हैं, वहां पर भी नीचे बैठ जाते हैं, पैर हिलाते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज को हम करा लेते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट है बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और वो व्यक्ति थोड़ा सा मूव कर सकता है, थोड़ा सा दौड़ सकता है, तो अपने शरीर से पसीना निकाल सकता है, तो मान करके चलिए आपका प्रोडक्ट 99% काम कर जाता है। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। दूसरों को सलाह भी दें और खुद भी करें। ऐसा मत करें कि खुद तो पेट लेके घूम रहे हो, दूसरों को कम करने की सलाह दे रहे हो, या खुद अस्वस्थ घूम रहे हो। आप मालूम पड़ जाता है एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति की स्किन जो है ना वो बता देती है आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। आप खुद नहीं कर रहे हो, दूसरे को सलाह दे रहे हो तो आपकी बात नहीं मानेगा। यदि आप स्वयं कर रहे हैं और दूसरे को सलाह दे रहे हैं तो व्यक्ति आपकी बात मानेगा, आपको देख करके वो करने लगेगा। तो स्वयं भी करें, दूसरे को सलाह दे दें। उसके बाद में हमारी मन की शांति के लिए हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए। इससे हमारा मन शांत रहता है, हम लोग एग्रेसिव नहीं होते हैं, सही दिशा में हम लोग काम करते हैं। तो मेडिटेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि इन सब चीजों को हम जान लेते हैं तो मुझे लगता है कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि सब कुछ जानने के बावजूद भी आलस इतना है आदमी को कि चारपाई से सुबह उठ करके तैयार मतलब राजी नहीं है। और एक्सरसाइज करने की तो आप बात ही खत्म कर लीजिए। आप जिस भी क्षेत्र में रह रहे हो वहां पर आप देख लीजिए, अगर वहां पे 1 लाख की भी 1 लाख की लोकेलिटी है तो वहां पे आपको 100 आदमी, 200 आदमी या 500 आदमी मुश्किल से मिलेंगे जो एक्सरसाइज करेंगे। मतलब 0.01% में लोग होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। तो हमारा उसके लिए प्रोडक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति स्वस्थ भी है तो हमारा प्रोडक्ट स्वस्थ लोगों के लिए भी है और स्वस्थ लोगों के लिए ही है। अगर इसको हम देखा जाए तो स्वस्थ लोगों के लिए ही है, क्योंकि हम किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं। और स्वस्थ लोग पूरे दुनिया में 85% है। तो 85% लोग हमारे बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं यदि हम उनको सही तरीके से समझा देते हैं। उन्हें हम बता देते हैं कि न्यूट्रिशन मार्केट में है नहीं, टॉक्सिन एक्युमुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं, आप स्वस्थ भी रहते हैं तो आपको स्ट्रेस की मात्रा कम हो जाती है, ऑटोमेटिक आपको कम हो जाती है।
आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आप टहलते हैं तो आपकी स्ट्रेस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। बाकी प्रोडक्ट के बारे में मैं देखता हूँ कि हम लोग जब किसी को सलाह देते हैं, किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो हम सारा कुछ उनको बताने लगते हैं। आपने डॉक्टर को देखा होगा कभी भी, डॉक्टर जब आपको दवाइयां देता है तो उसके मॉलिक्यूल्स नहीं बताता, ना ही उसके साल्ट आपको बताता है। लेकिन जब हम किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो सब कुछ खोल के बताने लगते हैं, फिर वो व्यक्ति हमसे और पूछने लगता है और पूछने लगता है। हम मिनिमम किसी व्यक्ति को जब हम प्रोडक्ट दें, हाँ वो पूछता है तो उसे आप बता सकते हैं, बाकी हम मिनिमम मैन उसकी बातें बता करके हम किसी व्यक्ति को दे देते हैं तो वो आपका प्रोडक्ट जल्दी ले लेगा। इंस्पाइट ऑफ ज्यादा यदि आप उसे बताएंगे वो समझ जाएगा कि मुझे मोटिवेट या कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहा है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, या उसे आप नीड उसकी बता करके उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद मैं कंपनी प्रोफाइल पे नहीं जाऊंगा, कंपनी प्रोफाइल हमने बार बार सुना हुआ, लेकिन उसमें कुछ सर्टिफिकेट हैं, क्योंकि समय भी बहुत जल्दी खत्म ही होने वाला है, मैं इतना ही कर पाऊंगा, बाकी मैं आज नहीं बता पाऊंगा। सर्टिफिकेट बताने के बाद ये बात खत्म कर दूंगा और मैं चाहूंगा कि अगली बार जब हो तो मैं अपने आगे की बात रखूंगा। तो सर्टिफिकेट जो हमारी कंपनी में आजकल देखा होगा आपने, सर्कुलेट भी हो रहे हैं सर्टिफिकेट। हम बता देते हैं कि हमारे पास ISO सर्टिफिकेट है, लेकिन ISO सर्टिफिकेट हमारे पास 4 प्रकार के हैं। पहला सर्टिफिकेट हमारे पास में 14,001 2015 है। ये सर्टिफिकेट उन कंपनियों को मिलते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग, जिनका मतलब एडवर्टाइजमेंट, जिनकी सप्लाई, जिनकी पैकिंग पैकेजिंग सब खुद की होती है। नहीं तो आपने देखा होगा 2001 2009 या 2005 के सर्टिफिकेट अपार वाली दुकान को मिल जाते हैं। तो ऐसा हमारे पास कोई छोटा मोटा सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास सारे सर्टिफिकेट में बहुत ही हाई लेवल के सर्टिफिकेट है। तो पहला सर्टिफिकेट आपके पास 14,001 2015 है, दूसरा सर्टिफिकेट आपके पास 22,000 और 2018 है, तीसरा 45,001 और 2018 है, और एक है आपके पास में 9,001 और 2015 सर्टिफिकेट। आपके पास 4 प्रकार के सर्टिफिकेट। ISO जो है, ISO से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन संस्था है जो आपको ये प्रूव करती है कि आपकी संस्था जो बहुत अच्छी है, उनको ये सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ये बड़े लेवल के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, बाकी छोटे मोटे सर्टिफिकेट तो आपको आम दुकानों पे भी, आम दुकान वाले भी लेकर के रख लेते हैं। आप उनमें सर्टिफिकेट में एक चीज देखी होगी, अब कोई व्यक्ति किसी को आप जो सर्टिफिकेट दिखाएंगे उसमें आपने एक चीज देखी होगी, आपके सर्टिफिकेट जो है वो 20 जून 2024 तक वैलिड है, उसमें लिखा हुआ है। अब किसी व्यक्ति को आप बोलोगे और वो सर्टिफिकेट देख के आपको जब जूम करके पूछेगा सर ये तो आपके वैलिड 2024 तक, उसके बाद क्या होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि वो सर्टिफिकेट उससे पहले, एक दिन पहले हमारी कंपनी रिन्यू करा लेती है, या दूसरी कंपनियां होती है वो रिन्यू करा लेती हैं। तो कभी भी ऐसा वाक्य आपके सामने आता है कि आपका सर्टिफिकेट 2024 तक वैलिड है 20 जून तक, उसके बाद सर आप क्या करेंगे, तो आप ये बात कह सकते हैं कि सर ये सर्टिफिकेट बाद में रिन्यू हो जाते हैं, हमारी कंपनी समय पर रिन्यू कराती है। अदर्स कंपनियां भी यही काम करती है, हमारी कंपनी अनोखा एक काम नहीं करती। ऐसा भी आप ऐसा बता सकते हैं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, या आप झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। और ये सिर्फ ISO सर्टिफिकेट में नहीं है, जितने भी आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं पीरियोडिक होते हैं, कुछ पीरियड के होते हैं, उसके बाद आपकी कंपनी के पैरामीटर्स देखे जाते हैं, आपकी कंपनी सही दिशा में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर कर रही है तभी आपको रिन्यूअल मिलता है, अदरवाइज यदि आपकी कंपनी सही दिशा में काम नहीं कर रही है तो रिन्यूअल इसके नहीं मिलते। ये बात हमको पता होनी चाहिए। हाँ जी मैम, कुछ कहना चाह रही है, आपने हाथ रेस किया है? अच्छा ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में एक डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट का है, कि हम अपने न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रोडक्ट, इस प्रकार का सर्टिफिकेट हमारे पास में भी है। दूसरा एक आपके पास सर्टिफिकेट HACCP, ये सर्टिफिकेट है हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, इस सर्टिफिकेट को कहते हैं। इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि आपके प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के समय किसी भी ऐसी स्थिति का मतलब कि वहां पर रेडिएशन तक अवेलेबल नहीं होता है। जब आपका प्रोडक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है, अगर रेडिएशन भी आपके प्रोडक्ट के अगल बगल में मौजूद होता है तो आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं बनता है। तो ये जो HACCP सर्टिफिकेट उसी संस्था को मिलता है, उसी कंपनी को मिलता है, जहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है किसी भी प्रकार का हजार्ड या क्रिटिकल पोजीशन उस समय नहीं थी जिसमें आपके प्रोडक्ट को बनाया गया था। तो ये प्रोडक्ट भी आपकी कंपनी को मिला है, मैंने देखा हमारी कंपनी को मिला हुआ, बाकी कंपनी के पास मैंने इसको नहीं देखा है। उसके बाद में एक सर्टिफिकेट है हलाल सर्टिफिकेट। आप हलाल सर्टिफिकेट हम बहुत सारे साथी हमारे बताते रहते हैं हलाल सर्टिफिकेट हमारी कंपनी को मिला हुआ है। तो हलाल सर्टिफिकेट कोई पूछ सकता है कि क्यों मिला है, तो हम ये बता सकते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट है जो, या हिंदुस्तान में भी इसको हिंदुस्तान में 4 संस्थाएं जो हलाल सर्टिफिकेट देती हैं। आप UAE जो है, यूनाइटेड अरब इमिरात है, वो भी वहीं से एक्चुअली इसका फाउंड हुआ था जो हलाल सर्टिफिकेट है। लेकिन हमारा जो सर्टिफिकेट हलाल सर्टिफिकेट उसको यूनाइटेड किंगडम मतलब कि UK ने हमको दिया हुआ है। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए, हलाल सर्टिफिकेट हमको UK ने दिया हुआ है।
और ये सर्टिफिकेट हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की डिमांड होती है कि आपका प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, हम जिस हिसाब से खाना खाते हैं, जिस हिसाब से हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, उस स्टैंडर्ड हिसाब से आपका प्रोडक्ट यदि बना है, जिसके अंदर हलाल की जो पैरामीटर्स हैं वो इस पे लागू होते हैं, वो इसमें है, तभी हम उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट उस लेवल का है। और यदि आप यूएई में अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, आप मुस्लिम कंट्रीज में यदि अपने प्रोडक्ट का डिस्पैच करते हैं, तो वहां पर यदि आपका हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट नहीं है तो खाने में वहां के लोग कुछ ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बाकी आपके पास में एक कोसर सर्टिफिकेट जो अप्लाइड है, कोसर सर्टिफिकेट भी एक जो कम्युनिटी है उसको देख करके दिया जाता है, हमें पता होना चाहिए। इसमें ज्यू नाम की एक कम्युनिटी आती है और ये अमेरिका के अंदर ये कोसर सर्टिफिकेट ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अमेरिका कहता है कि हमारे पास में कोई भी इस प्रकार का प्रोडक्ट आता है जिसमें कोसर सर्टिफिकेट है तो वो हमारे यहाँ आसानी से आ सकता है, या उसे आप इंपोर्ट अमेरिका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोसर सर्टिफिकेट नहीं तो आप हमारे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये अमेरिकन की डिमांड होती है। इसमें एक ज्यू नाम की एक कम्युनिटी है जिसकी डिमांड होती है। उसके बाद में एक FSSAI है। FSSAI सर्टिफिकेट वो होता है कि आपके खाने वाले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए इसमें किसी प्रकार का केमिकल्स नहीं है, या इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल्स है भी जो ह्यूमन बॉडी में उतना पर्याप्त जा सकता है या उसको नुकसान नहीं करेगा, इस प्रकार का जब उसमें पाया जाता है, सब चीजें नॉर्मल पाई जाती है तो उसमें FSSAI सर्टिफिकेट मिलता है। अब कल एक व्यक्ति मेरे से पूछ रहे थे कि आपके प्रोडक्ट को ISI सर्टिफिकेट भी मिला है। मैंने कहा खाने वाली चीजों को ISI सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ISI सर्टिफिकेट ज्यादातर इक्विपमेंटल जो चीजें होती हैं उनको मिलता है। तो मैंने कहा हमारे पास ISI सर्टिफिकेट खाने की चीजों को नहीं है, जो FSSAI होता है भाई हमको मिला हुआ है। ये भारत में है और भारत में ही अगस्त 2011 से इसका सेटअप हुआ था। अगस्त 2011 से ही के बाद से ये FSSAI सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद में जब बात आती है कि वाई रेनेटस वेलनेस, इतना सब कुछ करने के बाद में तो वाई रेनेटस वेलनेस क्यों करें, इसके ऊपर मैं जो चर्चा करूंगा अगली बार करूंगा। आज मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको बताया उससे आप थोड़ा सा संतुष्ट जरूर होंगे और आपको नई चीजें सुनने को मिली होंगी जिससे आपके ज्ञान में जरूर बढ़ोतरी होगी। तो मेला मैडम मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ क्योंकि 9 बजे हमारा अगला प्रोग्राम भी होता है, हम लोग को वहां भी जाना होता है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से बताया। जैसा कि मैंने कहा था कि आप कुछ न्यू टॉपिक लेके आते हैं हर बार, आपने तो सारी परिभाषा ही चेंज कर दी। रटे रटाए शब्दों में हम बोल रहे थे कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, टेसाइल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, लेकिन ये होते क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, वो सब आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है जितने भी मेरे नए साथी बैठे होंगे आज, उन्होंने काफी 1 घंटे का प्रोग्राम और था। जी सर था, लेकिन आजकल थोड़ा सा टाइम की पाबंदी लगा मेरे पास मटेरियल मैंने जो तैयार किया था वो 1 घंटे का और था, तो मैं अपनी बात यही पे कोई बात सर, एक दिन स्पेशल ट्रेनिंग रखी जाएगी आपके लिए जो 2-2.5 घंटे। जी थैंक यू वेरी मच। दोस्तों देखो, ये है हमारे आशीष राठौर सर जो कि आर्मी से रिटायर, एयर फोर्स में अभी भी जॉब कर रहे हैं। जॉब करते करते फ्रेंचाइजी भी संभाल रहे हैं और बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपनी टीम को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखा है और संभाल रखा है। बहुत ही बात करने में बहुत अच्छे हैं और समझाने में तो आप सबको पता ही है किस तरीके से समझाते हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब सर जो है बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएंगे। रेनेटस नो वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में उनकी एक पहचान होगी, पहचान तो अभी भी है लेकिन अभी उनकी एक अलग से पहचान होगी और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने साथ साथ अपने पूरी टीम को भी साथ लेकर उनकी भी पहचान बनाएं। तो इसके लिए हमें शत नमन करना चाहिए हमारे आशीष राठौर सर को। और आपके वेलकम में और आपकी फीडबैक के लिए रविंद्र मौर्य जी ने हैंड रेज किया, उससे पहले हमारे एक शाक्य जी ने भी हैंड रेज किया था, उनको भी मैं लूंगी। सर आप दोबारा हैंड रेज कर सकते हैं जिन्होंने पहले किया था। तो रविंद्र मौर्य जी, अभी मैं आपको दोबारा आपको अनम्यूट करती हूँ, अपने हैंड से अनम्यूट होकर के फीडबैक दे सकते हैं। 30 सेकंड ज्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि हमें 9 बजे की मीटिंग, कमांडो मीटिंग भी अटेंड करनी है दोस्तों। तो रविंद्र मौर्य जी बोल सकते हैं। जी रॉकिंग सर, रॉकिंग जी रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस सर। बस हम एक बात जानना चाहते हैं मैडम कि अगर कोई मेंटली रूप से डिस्टर्ब हो रहा है या उसकी याददाश्त जा रही है और उम्र उसकी जो है नियर अबाउट 75 के पार हो, इस कंडीशन में हमारा जो रेनाटस है ये क्या रोल अदा कर सकता है?
सर बिल्कुल रेनेटस नोवा बिल्कुल रोल अदा करेगा। इसमें एक हमारा ब्लैक करंट होता है जो कि इस पे बहुत अच्छा काम करेगा। अगर आप ब्लैक करंट को रास्पबेरी को ये अगर उन्हें देंगे तो वो आप उनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, तो बिल्कुल काम करेगा। आप उनको दीजिए क्योंकि और कोई चारा नहीं है हमारे पास। रेनेटस नोवा सिर्फ सप्लीमेंट है जो इसका कोई नुकसान नहीं है, बॉडी में जाकर कुछ ना कुछ फायदा ही होगा, तो वो आप उनको दे सकते हैं सर। ओके, थैंक यू मैम। जी सर जी। तो नेक्स्ट हम चलना चाहेंगे हमारे एक शाक्य जी हैं, मैंने अभी विजय शाक्य जी है, मैं भी उनको मैं देख लेती हूँ मीटिंग में है। तो विकास शाक्य जी, सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अपने हैंड से अनम्यूट होकर अपना फीडबैक दे सकते हैं सर। कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, आपने पहले हैंड रेज किया था। विकास शाक्य जी, ओके नो प्रॉब्लम। तो अभी संजय ठाकुर सर ने हैंड रेज किया था, मैं एक बार संजय ठाकुर सर को बोलना चाहूंगी वो दोबारा हैंड रेज कर लें। संजय ठाकुर सर, सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अपने हैंड से अनम्यूट होकर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं सर। हमारे आशीष राठौर सर के बारे में कुछ बोल सकते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आपने मुझे अनम्यूट किया है। और रॉकिंग नाटक, मैं संजय ठाकुर देवरिया यूपी से इस मंच में 63 पार्टिसिपेंट का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। और सर के बारे में कुछ कहना ही नहीं है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। प्रणाम, नमस्कार, रॉकिंग नाटक। थैंक यू सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट हमारे विकास शाक्य सर भी आ चुके हैं। सर आप जो कहना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, फीडबैक दे सकते हैं सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं। जी सर। जी बोले सर। सर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है, हम तो आज ही से सुना है मैंने। ओके, आपने जो नॉलेज हमें दी है सबने, वो आपको कैसी लगी सर? सर बहुत अच्छा है, इससे तो काफी लोगों को हमने बताया भी है। आज अपने गांव में भी बताया, कम से कम 15-20 लोग थे, उनको मैंने समझाया। मैंने ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कोई भी बीमारी हो, कोई भी वैसा हो, तो ये हर चीज के लिए लाभदायक है। जी सर जी, बहुत अच्छा सर, बहुत धन्यवाद आपका, आपने समझाया है। और आपको कभी भी आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी नॉलेज आपको लेनी हो, तो अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं सर, वो भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर म्यूट जूम पे आने के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे महागुरु हमारे सुनील प्रजापति सर के पास। और मैं उनको बुलाने से पहले एक बार मैं अनम्यूट करना चाहूंगी आप सबको। जल्दी से आप अपने उनका वेलकम कीजिए रॉकिंग रेनेटस के साथ, फिर उनको सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया दोस्तों। रॉकिंग महागुरु जी, रॉकिंग महागुरु जी, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, अपने हैंड से अनम्यूट हो सकते हैं सर। रॉकिंग रेनेटस सर। रॉकिंग मैम, आवाज सही आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है सर आपकी आवाज। थैंक यू। हमारा सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मैम बहुत जबरदस्त होस्टिंग आपकी। थैंक यू सर। और आशीष राठौर जी के लिए जो कहना है, बहुत ही शानदार लाजवाब जो उन्होंने आज पूरा का पूरा एक चीज पर जो शुरू से लेकर के एंड तक समझा के आए हैं, बहुत ही शानदार। और मैं आपको बताता हूँ सर्टिफिकेट के लिए, जो इन्होंने सर्टिफिकेट के बारे में बताया, हमारे बहुत सारे साथियों को समझ में आया होगा जो सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं। कंपनी अपनी रेनेटस नोवा बहुत आगे जा रही है, और हम लोगों ने भी आगे बढ़ने के लिए कदम उठा लिए हैं। देखिए, अब अपना फील्ड में उतर के और जहाँ जहाँ मीटिंग सेमिनार्स होने लायक हैं, वहाँ मीटिंग सेमिनार्स की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और मैंने स्टार्टिंग किया है अपने भरथना से ही। हमारे भरथना में ही, इटावा भरथना में 3 अक्टूबर बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है, और खाने पीने की भी सारी व्यवस्था है, पूरा एकदम बहुत मार्वलस तरीके से उसकी तैयारी हो रही है। और हमारे जितने भी साथी हैं, ओनली केवल 300 सीटें हैं, 300 टिकट छपी हुई है, 100 रुपए का टिकट है। हमारे आसपास के जितने भी साथी और हमारे दूर दराज से जितने भी साथी, उनकी रुकने की भी व्यवस्था की गई है। जिसकी ट्रेन लेट है, लपेट है, जो भी जाना चाहे, यहाँ हमारे बहुत बड़ा अपना आपकी सबकी कृपा से बहुत बड़ा मकान है, उस मकान में रुक सकते हैं। और यहाँ पर आकर के इस प्रोग्राम से शुरुआत होती है। इंडिया के कोने कोने में हम लोग मिलकर के प्रोग्राम करेंगे, और आप सबके सपोर्ट से ये सारे प्रोग्राम होंगे। तो साथियों तैयार हो जाइए। जिस किसी साथियों को आना है, अपनी अपनी जल्दी से जल्दी टिकट बुक करा दें। हमारे अरविंद साख जी ने 100 टिकट स्वयं खरीदी है, स्वयं परचेज किए हैं। मेरे अकाउंट में तुरंत उन्होंने 10,000 रुपए चेंज किए।
और बोले कि सर ये 100 टिकट मैं अपनी पूरी टीम को देंगे और ये 5 दिन के अंदर, उन्होंने कहा 5 दिन के अंदर में खत्म कर देंगे हम। और भी हमारे बहुत साथियों ने, किसी ने 10 टिकट, किसी ने 15 टिकट, किसी ने 20 टिकट लेकर के इस प्रोग्राम को हमें इस तरह से सजाना है कि जो भी व्यक्ति आएगा, नए लोग आएंगे, वो सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि मुझे रेनिटस नोवा करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए, यूज करने से क्या लाभ होते हैं। और खासकर इस प्रोग्राम में हमने कपल को इनवाइट ज्यादातर किया है। हमारे जितने भी साथी हैं वो कपल सहित आएंगे यहाँ, और बाकी के जो नए लोग हैं वो कैसे भी आएंगे, जिस तरह से आप इनवाइट कर सकते हैं। तो थैंक यू। और आशीष जी, आपको कहना चाहूंगा, आप अपनी दिल्ली की टीम को यहाँ लेकर के अगर आ जाते हैं तो दूसरा हमारा जो फिगर बनेगा वो दिल्ली के लिए ही बनेगा। थैंक यू वेरी मच आशीष जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे जी दोस्तों, जितने लोग जा सकते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं, पहुँचिएगा कि वहाँ बहुत शानदार, आपको बहुत सब कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं चलना चाहूँ अब सर। मैं को होस्ट नहीं हूँ, संदीप जी आएगा, मुझे को होस्ट बनाइए या फिर आप खुद संभालिए कमांड को। संदीप जी थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू। तो सर टाइम हो गया है, 9:02 हो गए हैं और 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया। मैं सिर्फ 15 सेकंड का समय देना चाहूंगी इन दोनों लोगों को, उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मीटिंग की ओर। तो रणवीर सिंह चौहान जी, आपका वेलकम है, आपको मैं अनम्यूट कर दिया सर। रणवीर सिंह चौहान जी, आप अनम्यूट होकर बात कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। उदय नारायण इटावा जी, उदय नारायण जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, अपने बात कह सकते हैं आप सिर्फ 15 सेकंड में। ओके, उदय नारायण जी आप अपनी बात कह सकते हैं सर, अपनी बात बोलिए, आप अनम्यूट हो चुके हैं हमारी तरफ से। आवाज आ रही है मैम? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। जो मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बस मैं सभी साथियों को यही कहना चाहूंगा कि आज हमें 2 नॉलेज मिली है काफी सर। आपकी दिनों आवाज के बाद कि हमारी साइंटिफिक है और बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। जी सर, उदय नारायण जी आपकी आवाज शायद नेटवर्क की वजह से नहीं आ रही है, वाकई में नॉलेज मेरा डिस्टर्ब है। जी। तो अभी टाइम नहीं है ज्यादा हमारे पास। रणवीर जी सर, आपसे मैं माफी मांगना चाहूंगी कि आपको मैं अनम्यूट तो कर रही हूँ, लेकिन आप ज्यादा समय नहीं लीजिएगा प्लीज। रणवीर सर, आप अपने रणवीर सिंह चौहान सर अपनी तरफ से बात कर सकते हैं। तो ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों, जैसा कि आज का मीटिंग बहुत ही अच्छी रही, बहुत शानदार रही, बहुत कुछ सीखने को मिला, नई नॉलेज मिली हमें। और जिसने जो नोट डाउन कर पाए होंगे वो नोट डाउन भी करे होंगे। मैंने सब बहुत कुछ नोट डाउन किया है, लेकिन कुछ टाइम की कमी की वजह से थोड़ा स्पीड तेज से कुछ बातें रह भी गई हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप सबको अनम्यूट करूंगी, अपनी अगली मीटिंग 9 बजे वाली मीटिंग के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। तो और मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ यहाँ से। आप अनम्यूट होकर हम लोग जा सकते हैं अपने अपने दूसरी मीटिंग में स्थान ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं आप सबको भी अनम्यूट कर रही हूँ।